Okay, question number 7. Lakshman Cricket Association gives you the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2014. यहाँ पे आई थिंक पूरा फाइनल अकाउंट है बैलेंस शीट के साथ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना है। तो दो बैलेंस शीट बनेगा, ओपनिंग का बैलेंस शीट, क्लोजिंग का बैलेंस शीट। ओपनिंग यानी कि 1/4/13 का, क्लोजिंग यानी कि 31st March 14 का, और करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस कैरी डाउन कैश और बैंक, यानी कि ओपनिंग कैश ओपनिंग बैंक कहाँ पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या क्लोजिंग बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट। बराबर, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स में ये जाएगा। सब्सक्रिप्शन लिसे हुआ है 75,000 का, और यहाँ पे बोला है सब्सक्रिप्शन ड्यू। ड्यू यानी क्या? आउटस्टैंडिंग या एडवांस? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है ओपनिंग का, क्लोजिंग का। सब्सक्रिप्शन एडवांस भी दिया है ओपनिंग का, क्लोजिंग का। तो तुम लोग का पे क्या करने का, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाने का, और उसमें ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंसेस है वो रखोगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 75,000 वो रख दोगे, और अकाउंट को क्लोज करोगे तो तुम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफर करना है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडमिशन फीस, कहाँ पे जाएगा? इनकम। इनकम। ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट टू एजम्पशन, या तो उसे इनकम में ट्रांसफर करना है या तो उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी में शो करना है। तो एडमिशन फीस ये जनरली अपन इनकम में कवर कर सकते हो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन इसे इनकम में ही कवर करते हैं। एक्चुअली ये वन टाइम रहता है, इसके लिए काफी सारे एनपीओ उसे लायबिलिटी में कैपिटल फंड का पार्ट गिनते हैं। तो अगर बोला कि 50% कैपिटलाइज करो वगैरह तो ठीक है, अदरवाइज अपन इनकम में बता दिया तो भी चलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, कहाँ पे जाएगा? इनकम। ठीक है। डोनेशन, इनकम। इनकम। सैलरीज, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एसेट। एसेट्स। स्टेशनरी, एक्सपेंस। एक्सपेंस। मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, एक्सपेंस। एक्सपेंस। प्राइजेस, एक्सपेंस। एक्सपेंस। और बैलेंस कैरी डाउन कैश और बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, और जो सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट है उस पर भी आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन यानी कि WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है 2 लाख और 1,90,000, एक जीरो ज्यादा प्रिंट होगा है, एक कट कर, तो 2,00,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये 2 लाख और 190 को कंपेयर करके पता चल, 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन है, उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंस में। सैलरीज ड्यू, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज का, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। तो ये दोनों को प्लस माइनस करने के बाद सैलरीज को लेना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रीपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 14 एंड बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट। चलो स्टार्ट करते हैं।
ये ओपनिंग का बैलेंस शीट होता है। सर शीट नहीं दिख रहा है। ओह सॉरी। एक सैलरीज का मैं अकाउंट बना रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अगर डायरेक्टली तुम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस माइनस करके बताना है तो बता सकते हो, या फिर जैसे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट अपन बनाते हैं सिमिलर लाइन पे यहाँ पे सैलरीज का भी अकाउंट बना सकते हैं। तो टोटल एक ओपनिंग का बैलेंस शीट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, क्लोजिंग का बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन और सैलरीज अकाउंट। ठीक है, इतना प्रिपेयर करना। रेडी? यस सर। ओके चलो। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, ये अपन रख देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू यानी क्या, आउटस्टैंडिंग, तो ये जाएगा असेट में या लाइबिलिटी में? सब्सक्रिप्शन ड्यू असेट या लाइबिलिटी? एसेट। असेट्स। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग का है 4000,
ओपनिंग का है 4000, क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू 5500। ये एक एक इफेक्ट हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट में इसका इफेक्ट दे दो, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रॉट डाउन 4000 by outstanding subscription carried down 5500। तो ये हो गया उसका दूसरा इफेक्ट। हर एक का अपने को दो दो इफेक्ट देना है, एक बैलेंस शीट में आया और एक अकाउंट में, तो दो इफेक्ट अपने कवर हो गए। चलो नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन लिस्टेड इन एडवांस 800 एंड 500, ये एग्जैक्टली अपोजिट लाइबिलिटी में जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का है 800, क्लोजिंग का है 500। दूसरा इफेक्ट सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ब्रॉट डाउन 800 to advance subscription carried down 500। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन 2 लाख एंड 190। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 2 लाख लेस डेप्रिसिएशन 10,000, तो आउटर कॉलम 1,90,000। यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 190, और जो 10,000 का डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। चलो नेक्स्ट, salaries due 1,000 and 2,000। salaries due यानी कि लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है,
ओपनिंग के बैलेंस शीट में सैलरीज ड्यू, क्लोजिंग का बैलेंस शीट 2000, और दोनों का दूसरा इफेक्ट सैलरीज अकाउंट में लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस का रहता है, तो 2 सैलरीज ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, $2000। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया। अभी ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो अपन स्टार्ट करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खुद एक इफेक्ट है, वो एक खुद लेजर अकाउंट है, अपने को सिर्फ इसका दूसरा इफेक्ट देना है। तो इसका हर एक का एक एक इफेक्ट ही आएगा, दो इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि ये बैलेंस है इसका 2 इफेक्ट अपने को देगा। तो ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खुद एक इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, कैश और बैंक। कैश है 1500, बैंक है 14200। वैसे ही क्लोजिंग का भी दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं। कैश और बैंक 23,200 और 10,000। एक एक इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 75,000। तो एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, बैंक टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट 75,000। ये आ गया दूसरा इफेक्ट। एक इफेक्ट ये लेजर खुद है, और ये आ गया दूसरा इफेक्ट, 2 इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, एडमिशन फीस 13,500, ये अपन बता देंगे इनकम में। $13,500। इसका दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि अपन इसको बेस्ड ऑन एजम्पशन लायबिलिटी में भी शो कर सकते हैं। तो अगर लायबिलिटी में शो किया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है, ठीक है। नीचे नोट लिख देने का, जो भी तुम लोगों ने एज्यूम किया है कि उसको तुम लोगों ने इनकम एज्यूम किया है कि लायबिलिटी एज्यूम किया है, वो नोट प्रॉपरली लिख देने का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर फुल ईयर 10,000, ये भी जाएगा इनकम में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट खुद एक इफेक्ट है, ये हमने दूसरा इफेक्ट दे दिया। अब यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट क्या है, जरा सोचो।
हिडन एडजस्टमेंट है कुछ। वो लोग क्या बोल रहे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर फुल ईयर। ये 10,000 का इंटरेस्ट मिला, ये 10,000 उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया? तो लोग बोल रहे कि जितना भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिला, तो इन्वेस्टमेंट कितने का रहेगा? 1,00,000। 1 लाख का, तो 1 लाख का 10% 10,000 इंटरेस्ट मिला रहेगा। अगर ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट अपना असेट है, तो 1,00,000 रुपए सेट में भी दिखाएंगे अपन। असेट में 1 लाख रुपया बताना पड़ेगा। क्या क्या समझा क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 10%, यानी कि 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आएगा। और यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं कि इन्वेस्टमेंट खरीदा या इन्वेस्टमेंट बेचा, ऐसा कहीं पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अगर ये ओपनिंग में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो क्लोजिंग में भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर इनकम कहाँ से आए? तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है तो अपने को बैलेंस शीट में शो करना ही पड़ेगा। ये हिडन एडजस्टमेंट है। चलो नेक्स्ट, डोनेशंस 2000 का रिसीव हुआ इनकम में। नेक्स्ट, सैलरीज 22,000 एक्सपेंस में, लेकिन हमने सैलरीज का अकाउंट बनाया तो यहाँ पे एंट्री बन रहा है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश फ्लो बैंक अकाउंट। सैलरीज यहाँ पे क्रेडिट है, बैंक में क्रेडिट है, यानी कि एंट्री बन रहा है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरीज टू बैंक अकाउंट 22,000 का पे किया। इस पे अपना ये जो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग का है ये अपने को प्लस माइनस करना है। तो जब ये अकाउंट क्लोज करेंगे तभी अपन ये बैलेंस फिगर निकाल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। अभी फॉर द टाइम भी ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया है 50,000 का, वो जाएगा असेट में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000, इसमें ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ बताया नहीं है। अगर वो बता रहता तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग वैल्यू, तो अपने को मटेरियल कंज्यूम करके मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सिंपल बैलेंस शीट में शो करना है। डिप्रिसिएशन का रेट वगैरह भी दिया नहीं है, अगर वो दिया रहेगा तो वो अपने को चार्ज करना पड़ेगा। ये करंट ईयर में खरीदा है, इसके लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लास्ट ईयर जो खरीदा रहेगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये साल जो खरीदा वो अपने करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट, स्टेशनरी 2000 का परचेज किया, एक्सपेंस में शो करेगा। मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड 8,000, ये भी एक्सपेंस। प्राइजेस भी एक्सपेंस है 1,000।
क्लोजिंग कैश और बैंक, ये कैश और बैंक क्लोजिंग वो हमने ऑलरेडी रख दिया है, तो पूरा रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट कवर हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस कवर हो गया, एडजस्टमेंट कुछ दिया नहीं, ठीक है। तो अभी 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो ये एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया है उसको क्लोज करना है, तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्लोज करो पहले। $4,581,300 यहाँ पे बैलेंस फिगर आएगा, और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करो 76,800। दूसरा इफेक्ट इनकम में सब्सक्रिप्शन अकाउंट, $76,800। सेम वे सैलरीज का भी अकाउंट क्लोज कर लो। यहाँ पे बैलेंस फिगर आ रहा है, ये जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 23,000। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा यहाँ पे टू सैलरीज 23,000। अभी ओपनिंग का बैलेंस शीट क्लोज करो, तुमको बैलेंस से फिगर मिलेगा कैपिटल फंड 3,17,900। कैपिटल फंड यहाँ पे कैपिटल फंड डाल दो, इनर कॉलम 3,17,900, ये जो मिला वही यहाँ पे ओपनिंग में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करो। सरप्लस या डेफिसिट जो भी आता है वो फाइंड करो। 58,300 to surplus। ये सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर लो।
कैपिटल फंड आउटर में शिफ्ट कर दो और ये बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए। $3,78,700। तो गया क्या एवरीवन? हाँ सर। ओके, तो जाते नेक्स्ट सम पे। बाकी लोग ये समझ में आया ना पूरा सम? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 218। उज्जवल विश्वा club was holding a building valuing at rupees 10 lakh on 31st March 2014. Building fund stand at rupees 8 lakh and cash in bank at 15 lakh as on 1/4/2014. 1/4/2014. Okay. During the year 14-15, donation received for the building fund rupees 20 lakhs. Give journal entries and effect in the balance sheet on 31st March 2015 if it purchased building of rupees 15 lakh during 14-15. It purchased building of rupees 30 lakh during 14-15. तो अभी सिचुएशन कुछ ये टाइप से है। सिचुएशन कुछ ये टाइप से है। वो लोग बोल रहे कि 31st मार्च 14 को 31st मार्च 14 लिखो या फिर 1/4/14 लिखो, एक ही दिन का डिफरेंस है। तो 1 अप्रैल 14 या फिर 31st मार्च 14 को बिल्डिंग का वैल्यू 10 लाख बैलेंस शीट में, तो बिल्डिंग जाएगा असेट में। $10 लाख का बिल्डिंग है। बिल्डिंग फंड स्टैंड्स एट रुपीज 8 लाख। बिल्डिंग फंड करके एक फंड है अपने पास, वो है 8 लाख का, ठीक है। और कैश और बैंक है 15 लाख का।
ठीक है, 15 लाख का बैंक। ये पोजीशन है 1/4/14 यानी कि ईयर के बिगिनिंग में। करंट ईयर अपना 31 मार्च 2015 है, तो 1/4/14 वो अपना ओपनिंग बैलेंस है। ये अपना सिचुएशन। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि करंट ईयर में 2014-15 करंट ईयर में ये लोग को बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिला 20 लाख रुपए का। ठीक है, तो जब ये डोनेशन मिलेगा, जर्नल एंट्रीज, सबसे पहले डोनेशन मिला 20 लाख का। मैं पूरा सम कर लेता हूँ, बाद में तुम लोग एक साथ लिखो। सिर्फ अभी नया कंसेप्ट है, इसके लिए सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान दो, लिखने का भी घाई मत करो, मैं टाइम दूंगा तुम लोग। तो 20 लाख रुपए का वो लोग को डोनेशन मिला, तो उसके लिए एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो नाम से डोनेशन मिला ना वो नाम से उसको रखना है। तो ये बिल्डिंग के लिए मिला है, फॉर बिल्डिंग फंड 20 लाख रुपए का। तो टू बिल्डिंग फंड अकाउंट 20 lakhs being donation for building fund received। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इसका इफेक्ट ये होगा कि अपना बैंक बैलेंस 20 लाख से बढ़ेगा। एड डोनेशन रिसीव्ड, 20 लाख से डोनेशन बढ़ेगा, सॉरी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और ये जो 20 लाख है ये मैं इनकम में नहीं डालूंगा, ये मैंने बिल्डिंग फंड के नाम पे मैंने रिसीव किया, तो मेरे पास बिल्डिंग फंड है, मैं उसमें ऐड करूंगा। तो ऐड डोनेशन रिसीव्ड 20 लाख, टोटल फंड हो जाएगा अभी 28 lakhs और टोटल बैंक बैलेंस हो जाएगा 35 lakhs। ठीक है, ये पहला ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, 20 लाख का डोनेशन मिलने के बाद वो बोले कि पास जर्नल एंट्रीज इफ नंबर 1 इट परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹15 लाख ड्यूरिंग 14-15। 15 लाख का बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, बिल्डिंग खरीदा 15 लाख का, तो उसका एंट्री आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्डिंग खरीद रहे 15 लाख का, being building purchased, तो इसका इफेक्ट होगा कि अपना बिल्डिंग में 15 लाख ऐड हो जाएगा। परचेज, नया बिल्डिंग 15 लाख का खरीदा और ये 15 लाख रुपया हमने बैंक से पे किया, तो अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बिल्डिंग परचेज्ड 15 लाख, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बिल्डिंग में प्लस होगा, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग बढ़ेगा और अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बस इतना ही दिया है। ये सेकंड केस है, ये सेकंड केस यानी कि पूरा सम वापस सॉल्व करना है। अगर 30 लाख का बिल्डिंग खरीदा तो क्या होगा? अभी देखो पॉइंट, ये लोग क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? ये लोग ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड है और सामने बिल्डिंग है और बैंक है। तो जब अपन बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन रिसीव करते हैं तो उसका इफेक्ट बिल्डिंग अकाउंट के ऊपर नहीं आता है, वो फंड में ऐड होता है। तो 20 लाख का डोनेशन मिला तो वो फंड में ऐड हुआ और बैंक में ऐड हुआ। ठीक है, जब भी अपन वो बिल्डिंग परचेज करते तो अपने पास फंड तो था, 28 लाख का फंड है, उस पर से हमने 15 लाख रुपया खर्चा किया, लेकिन इसका जो एंट्री अपन लिखते हैं वो अपन लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अपने को पैसा देना पड़ता है, कैश देना पड़ता है। तो अपना बैंक बैलेंस 15 लाख से कम हो जाता है, ठीक है, और बिल्डिंग 15 लाख से बढ़ता है। तो अगर मैंने
बैंक बैलेंस 15 लाख से कम किया, बिल्डिंग को 15 लाख से बढ़ाया, तो ये फंड का क्या होगा? वो तो मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए मैंने फंड क्रिएट किया था, लोगों से पैसा लिया था, ठीक है? तो ये फंड का क्या होगा? तो ऐसे केस में जितने का तो उन्होंने खर्चा कर दिया, 15 लाख अभी खर्चा किया, तो 15 लाख रुपया तुम लोग यहाँ पे बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस कर दो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। 15 लाख जितना तो उन्होंने खर्चा कर लिया 28 लाख में से, वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर लो। तो कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस कुछ रहेगा जो हम लोग को सब में दिया हुआ नहीं है, ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा। उसमें ऐड हो जाएगा बिल्डिंग फंड, $15 लाख, तो अपने को आउटर में अमाउंट मिलेगा। तो जब भी अपन असेट खरीदते तभी एंट्री लिखते हैं बिल्डिंग टू बैंक, उसमें फंड यूज ही नहीं होता, मीन्स फंड का अकाउंट यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ। तो फंड का जो बैलेंस है उसका क्या करना है, तो वो दोनों को कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है, जितना भी खर्चा कर लिया वो अमाउंट। पॉइंट समझा सभी को? एवरीवन? सर एक और एक बार बताओ ना। हाँ। सुनो, जब भी अपने को डोनेशन मिला तभी हमने एंट्री लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट, ठीक है? तो अपना एक बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में क्रिएट हुआ, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में क्रिएट हुआ। अब ये जो फंड है ना, वो जस्ट एक इमेजनरी, एक अपन बोल सकते हैं कि पिगी बैंक है कि जहाँ पे अपन पैसा डाल रहे हैं, लेकिन ये रियल में नहीं है, ये एक इमेजनरी है। रियल ट्रांजैक्शन क्या है कि अपने को 20 लाख रुपया बैंक में आया है, तो हमने बैंक में ऐड किया 20 लाख, और सामने क्रेडिट इफेक्ट देने के लिए हमने बिल्डिंग फंड करके एक इमेजनरी फंड क्रिएट किया है, जहाँ पे हमने 20 लाख रुपया ट्रांसफर किया है। पैसा फंड में नहीं रहेगा, पैसा कहाँ पे रहेगा? तो बैंक में रहेगा, लेकिन हमने अपने बुक्स में एक अकाउंट क्रिएट किया जिसका नाम है बिल्डिंग फंड, ठीक है? अभी ये फंड में से मुझे बिल्डिंग खरीदने के लिए 15 लाख रुपया यूज करना, तो ऑब्वियसली ये तो इमेजनरी अकाउंट है, बिल्डिंग फंड अकाउंट वो रियल अकाउंट नहीं है, वो एक इमेजनरी अकाउंट है। तो अगर मैं बिल्डिंग खरीदता हूँ तो सामने वाला मेरे से पैसा मांगेगा, तो मैं कहाँ से दूंगा? तो मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा है 20 लाख रुपया, उसी में से मैं चेक इश्यू करूंगा 15 लाख का और मैं पेमेंट करूंगा। तो मैंने बिल्डिंग खरीदने के लिए एंट्री पास किया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15 लाख रुपया। ये एक जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, मेरा बिल्डिंग नया क्रिएट हो रहा है, नया बिल्डिंग आ रहा है और सामने मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है? तो ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, बिल्डिंग बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। लेकिन ये ट्रांजेक्शन में हुआ क्या कि मैंने एक इमेजनरी फंड बनाया था 20 लाख रुपए का, ठीक है? वो फंड मैंने क्यों बनाया था? तो मैंने बिल्डिंग खरीदने के लिए बनाया था। जब ये बिल्डिंग खरीद के हो गया तो फंड का क्या पर्पज है? तो फंड का कोई पर्पज ही नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वो जो 15 लाख रुपया है वो बिल्डिंग फंड से कैपिटल फंड में ट्रांसफर करूंगा। अब ये ट्रांसफर क्यों होता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये महीने सपोज उनके फादर का मंथली इनकम आता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, सैलरी का इनकम।
तो जस्ट एक इमेजिन करते हैं कि सपोज ये महीने सैलरी आएगा। अब मम्मी ने एक माइंड में हिसाब बना के रखा है। मम्मी नॉर्मली घर का खर्चा वगैरह सब मैनेज करती है। तो मम्मी ने सपोज एक रफ आइडिया बना के रखा है कि ये महीने के सैलरी में से सपोज वो रेंट वगैरह सब पे करेगी, यानी कि एक्सपेंसेस पे होगा एज्यूमिंग 15,000 का। ठीक है। सपोज तुम लोग का कुछ कॉलेज का फीस वगैरह पे करना है, तो सपोज फीस पे करना है जस्ट एज्यूमिंग के 4,000 का, और कुछ अदर छोटा मोटा पेमेंट वगैरह लेट अस एज्यूम के वो होगा। या फिर जस्ट अभी सब लोग बीमार बहुत होते हैं, तो मेडिकल के लिए सपोज मम्मी ने 3,000 रुपया अलग निकाल के रखा। वैसे करके टोटल एक्सपेंस मम्मी ने सेट करके रखा है कि 22,000 का ये महीने एक्सपेंस होगा। ठीक है। अभी तक ये पे किया है क्या हमने? सैलरी आने वाला था, मम्मी ने ये सब सोचा कि ये एक्सपेंसेस होगा, तो ये अभी तक पे नहीं हुआ है, तो ये एक इमेजनरी है। ठीक है। तो मम्मी क्या करेगी, जैसे सैलरी आएगी वैसे 1 बाय 1 एक्सपेंसेस पे करना स्टार्ट करेगी। तो तुम लोग को 4,000 दे देगी, बोलेगी कि ये कॉलेज का फीस पे करके आ जा। ठीक है। बाकी का रूटीन जो घर का एक्सपेंस है, रेंट वगैरह पे करना है, या फिर गैस सिलेंडर बुक करना है, किराना का सामान बुक करना है, वो सबका 15,000 रुपया खर्चा होगा। मेडिकल का 3,000 रुपया मम्मी ने सोचा था। अब ये क्यों सोचा था कि अभी सीजन के हिसाब से लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, सर्दी खांसी वगैरह कॉमन है, लेकिन सब लोग बीमार हो गए ये गारंटेड थोड़ी है। तो मम्मी ने 3,000 रुपये का खर्चा सोचा था, तो मम्मी क्या करेगी, सैलरी में से 3,000 को टच नहीं करेगी। ठीक है। लेकिन अगर सपोज इसके सामने खर्चा 2,000 का ही हुआ, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, दवाई वगैरह लेना पड़ा, तो 2,000 का खर्चा हुआ, तो 1,000 रुपया बच गया। अब वो 1,000 रुपये का क्या करेंगे? तो अभी महीना खत्म हो गया, ये महीने का मेडिकल का जो हमने एस्टिमेट किया था उससे कम खर्चा हुआ है, तो जो बच गया वो अभी फ्री पैसा है, उसको कहीं पे भी यूज करो। तुम को कुछ शॉपिंग करना है वो कर सकते हो, कहीं पे घूमने को जाना है वो कर सकते हो, तुम को जहाँ पे खर्चा करना है वहां पे तुम लोग कर सकते हो। तो जो पैसा फ्री है, जो कहीं पे भी यूज हो सकता है, उसे अपन बोलते हैं कैपिटल फंड। ये अपन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो मेडिकल का 3,000 रुपया इमेजनरी मम्मी ने निकाल के रखा था, रियल में डॉक्टर को जाके पे नहीं किया था। अगर बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जाके वो पे करेंगे। तो मम्मी ने माइंड में ये एक्सपेंस बना के रखा था 3,000 का। सेम वे बिल्डिंग फंड भी एक माइंड में हमने फंड बना के रखा है। 28 लाख टोटल उसमें अमाउंट है। इसके सामने अगर 2,000 का रियल में एक्सपेंस हुआ मेडिकल का, तो मम्मी ये 3,000 में से 2,000 रुपया खर्चा करेगी। तो मैंने ये 28 लाख में से 15 लाख रुपए का बिल्डिंग खरीदा, तो बाकी का जो पैसा है, ये जो 15 लाख रुपया है, ठीक है, वो मैं क्या करूंगा, तो वो मैं कैपिटल फंड में ऐड कर लूंगा। उसका मीनिंग ये हुआ कि वो पैसा भी फ्री हो चुका है, आई कैन यूज इट फॉर एनी पर्पज। अभी मुझे वो फंड की जरूरत नहीं। यानी कि मैंने वो मेडिकल का 3,000 रुपये में से 2,000 रुपया खर्चा किया, तो वो पैसा चला गया है। अब जो 1,000 बचा, दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज। या फिर नेक्स्ट मंथ में वापस, सीजन अभी भी वही चल रहा है, ठंडी का ही सीजन है, तो नेक्स्ट मंथ के लिए अपन वो 1,000 को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में उतना पैसा अपने को पहले से अपने पास जमा है। ठीक है। तो वो हिसाब से बिल्डिंग फंड वो एक इमेजनरी फंड है, रियल फंड नहीं है। ठीक है। तो 28 लाख का टोटल फंड हमने क्रिएट किया है, उसमें से 15 लाख रुपया जितना भी खर्चा करोगे वो यहाँ से निकाल देने का और कैपिटल फंड में ऐड कर लेने का। वो अभी दोनों का पार्ट ऑफ कैपिटल हो गया है। ठीक है। तो उन्होंने 15 लाख रुपए का असेट खरीद लिया है। जो बच गया 13 लाख रुपया, वो अपन या तो नेक्स्ट मंथ में खरीदेंगे, ठीक है, नया बिल्डिंग, या तो अगर वो बिल्डिंग खरीदने का भी पर्पज ही खत्म हो चुका है, तो इवन ये 13 लाख को भी अपन कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर ऐसे इमेजिन करो कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो एक फ्लोर बनाया तो 15 लाख रुपया खर्चा हुआ, ये साल खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर में दूसरा फ्लोर बनाएंगे तो वापस कुछ खर्चा होगा, उसके लिए अपन ये पैसा कंटिन्यू करें, कैरी फॉरवर्ड करें। ठीक है। तो जितना भी एक्सपेंस तुमने एक्चुअली कर लिया, वो तुमको को वो फंड से कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। कुछ आया समझ में एवरीवन? हाँ सर। ओके, बाकी लोग समझ में आ रहा है?
हाँ सर। ओके, वैष्णवी? वैष्णवी समझा क्या? ओके, तो अभी बैंक का फाइनली बैलेंस कितना आएगा? तो 35 लाख में से 15 लाख गया, 20 लाख का बैलेंस आएगा। बिल्डिंग में 10 लाख का था ऑलरेडी, 15 लाख का नया खरीदा तो 25 लाख का बैलेंस है। यहाँ पे अपन बैलेंस दिखा नहीं सकते क्योंकि अपने पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ अपना पहला केस कि जहाँ पे हमने बिल्डिंग खरीदा ऑफ ₹15 लाख। अब सेकंड केस है कि अगर हमने बिल्डिंग खरीदा 30 लाख का, तो क्या होगा? ठीक है, तो पहले तुम लोग एक काम करो, पहला केस खत्म कर लो, लिख लो, बाद में अपन सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऊपर लिख देना केस 1, if building is purchased for ₹15 lakhs, ये 3 एंट्रीज लिखना पड़ेगा और बैलेंस शीट बताना पड़ेगा। बैलेंस शीट को टैली करने को नहीं जाने का, बाकी का असेट्स एंड लायबिलिटीज अपने को पता नहीं। यहाँ पे डेट चेंज करना पड़ेगा, 31 मार्च 15।